हुँ, आज 4 दिन बाद यहाँ बारिश रुकी है और बहुत ही हल्की, बहुत ही मध्यम धूप है, बिल्कुल भी तीखी नहीं है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि आज ऐसी जगह वीडियो बनाते हैं जहाँ पे थोड़ी नेचुरल लाइटिंग भी मिले और थोड़ा इस मौसम को एन्जॉय भी कर पाएँ। मेरा नाम है शाश्वत श्रीवास्तव और आपका इस चैनल अनस्टैक्ड बुक शेल्फ पर स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक कुछ ऐसा है कि अगर आप लिटरेचर में नए हैं, अगर अभी-अभी आपने साहित्य पढ़ना, किताबें पढ़ना शुरू किया है या किसी भी प्रकार का लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपके लिए कुछ सजेशंस लाया हूँ। याद रखिएगा ये सिर्फ सजेशंस हैं, ना कि रूल्स हैं। इनमें आप अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं और आप अपने खुद के नए तरीके निकाल सकते हैं लिटरेचर को, साहित्य को अपने तरीके से पढ़ने के लिए। बस हाँ, आप ये मानिए कि ये सिर्फ मेरे सजेशंस हैं, ना कि रूल्स। एंड आई होप ये सजेशंस आपको काम भी आएँ। चौथा पॉइंट यह है कि आप अलग-अलग जॉनर ट्राई करें। कहानियाँ, कविताएँ कई प्रकार की होती हैं। हिंदी में जैसे कहा जाता है कि वीर रस, रौद्र रस, इंग्लिश में होती हैं कॉमेडीज़, ट्रेजेडीज़। तो जिस तरीके से आप अलग-अलग कहानियाँ या लिटरेचर पढ़ना शुरू करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि किस कहानी में क्या हो रहा है। अगर हम लेट्स से ट्रेजेडीज़ की बात करते हैं, तो ट्रेजेडीज़ भी कई प्रकार की हो सकती हैं। किसी के लिए उसका प्यार ना मिलना ट्रेजेडी हो सकता है, किसी के लिए गरीब होना ट्रेजेडी हो सकता है। तो अगर आपको प्रेम प्रसंग ना पसंद हो, तो आप दूसरे प्रकार की कहानियों में जैसे मैंने बोला गरीबी, तो आप गरीबी की ट्रेजेडी पढ़ के भी उस साहित्य का मज़ा उठा सकते हैं और अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। मज़े उठाने का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी की गरीबी का मज़ा उठाओ, मेरा कहने का अर्थ है कि आप साहित्य का मज़ा उठाओ, लिटरेचर का। और इससे जब आप हर जॉनर की कुछ किताबें या कुछ कहानियाँ पढ़ पाएँगे, तब आपको यह पता चलेगा कि आपको सच में किस जॉनर की किताबें या कहानियाँ पसंद आ रही हैं और तभी आप उस लिटरेचर को, उस जॉनर को, उस साहित्य को ज़्यादा अच्छे से एन्जॉय कर पाएँगे। उसके बाद 5वां पॉइंट आता है कि सब कुछ समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपने अपने स्कूल समय में ध्यान दिया होगा कि जब भी आपके टीचर्स हिंदी या इंग्लिश में कोई भी कहानी कविता बता रहे होते हैं, तो वो एक बात को इतना एक्ज़ैजरेट कर देते हैं कि एज़ अ स्टूडेंट हमें भी लगता था कि यार ऐसा तो नहीं है, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी टीचर ने बताया कि किसी कविता में या कहानी में लिखा हुआ है कि यहाँ पे लगे हुए पर्दे नीले रंग के हैं, तो टीचर उसको एलैबोरेट करने में लगेंगे कि राइटर ये दिखाना चाहता था कि इस कमरे में बहुत दुःख है, बहुत अंधेरा है, इसलिए पर्दे नीले हैं। लेकिन क्या पता राइटर को नीला रंग अच्छा लगता हो या फिर उसने बिना ध्यान दिए सिर्फ़ नीला रंग लिख दिया हो। उसके राइटर के पर्सपेक्टिव से ये बात इतनी बड़ी ना हो। आहाहा! तो बड़ी अच्छी आ रही है। तो राइटर के पर्सपेक्टिव से ये इतनी बड़ी बात ना हो, जितनी बड़ी बात एक लिटरेरी क्रिटिक बना देता है। तो इसी तरीके से सब कुछ समझने की कोशिश ना करें। शायद किसी चीज़ का अर्थ ना हो, वो सिर्फ़ होने के लिए हो या फिर अगर आप ये सोचते हैं कि किसी चीज़ का कोई अर्थ भी हो सकता है, तो एज़ अ न्यू रीडर ये कंपल्सरी नहीं है कि आप सब कुछ समझें और किसी और को भी सारी चीज़ें समझा पाएँ। जस्ट एन्जॉय द लिटरेचर, डोंट लेट इट मेस विथ योर माइंड। 6th पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई कहानी, कोई कविता या कोई नॉवेल पढ़ने बैठें, तो अपने साथ हमेशा एक डिक्शनरी, एक पेंसिल और एक डायरी या जर्नल लेके बैठें और हो सके तो अपने फ़ोन को अपने से दूर रखें। स्विच ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ दूर रखें डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए। अब डायरी या जर्नल, उसके साथ डिक्शनरी रखने के क्या फ़ायदे हैं? जब भी आपको कोई मुश्किल शब्द, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड उस जगह पे, उस किताब में, उस कहानी में, उस कविता में मिलेगा, तो आप इंटरनेट पे खोजने की बजाय उसको डिक्शनरी में खोजेंगे, जिससे कि आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगा और उस ढूँढे हुए अर्थ को आप अपनी डायरी या जर्नल में लिखेंगे, ताकि आप उसको बाद में जाके रिवाइज़ भी कर सकें। क्योंकि अक्सर हम जब भी इंटरनेट के थ्रू या फ़ोन पे किसी भी शब्द का अर्थ ढूँढते हैं, तो ज़्यादातर लोग अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं। स्क्रीनशॉट का नुकसान ये है कि वो बाकी स्क्रीनशॉट्स के पीछे दबता जाता है और पीछे जाता जाता है मधुमक्खी।
और कहीं न कहीं वो शब्द जाके गुम जाता है। लेकिन जब आप उस शब्द को उस डायरी में लिख के रखेंगे, तो जब भी वो डायरी आप पढ़ेंगे तो वो सारे शब्द आपको दिखेंगे और आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब भी आपको कोई कोट अच्छा लग रहा है, तो वो आप उस कहानी से उठाकर अपनी डायरी में लिख सकते हैं और उसके साथ ही साथ आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। क्यों? ताकि आप बाद में जाके उस कहानी के बारे में या जाओ जो भी थॉट्स आपने लिखे, उसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट करके ये सोच सकते हैं कि जब पहले मैंने कहानी पढ़ी थी तब मैं क्या सोच रहा था, अभी मैं क्या सोच रहा हूँ। तो आप अपने ही दिमाग में मंथन कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ क्योंकि आपके हाथ में फ़ोन नहीं होगा, तो आपका डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। ना किसी के मैसेजेस आने हैं, ना आपको इंस्टाग्राम चलाना है, ना किसी का स्नैप चेक करना है, ना ट्विटर पे किसी को गालियाँ देनी है। सिर्फ़ आपको आपकी किताब और किताब की पढ़ाई पे ध्यान देना है। स्क्रीन टाइम कम होने से आपकी आँखें भी ठीक रहेंगी और मोबाइल चलाने से जो हमारे अटेंशन स्पैन को भारी क्षति झेलनी पड़ी है, वो भी कहीं न कहीं वापस ठीक होने लगेगा। और इसके साथ ही साथ आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका कंसंट्रेशन वेस्ट नहीं हो रहा है रील्स स्क्रॉल करने में या इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ लाइक करने में। वरना लोगों के अक्सर दिन में 2-3 घंटे सिर्फ़ अंगूठा चलाने में निकल जाते हैं। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आपकी रीडिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी और उसके साथ ही साथ कंसंट्रेशन ऐसा बूस्ट होगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। और ये पॉइंट मेरे ऊपर सच में काम किया है और आज भी जब भी मैं किताबें लेके बैठता हूँ तो मैं फ़ोन को हमेशा साइड पे रखता हूँ और हमेशा डायरी और डिक्शनरी ही लेके बैठ 7th पॉइंट ये है कि आप फिज़िकल बुक्स के अलावा भी ई-बुक्स और ऑडियो बुक्स भी प्रेफ़र कर सकते हैं। ई-बुक्स पढ़ सकते हैं या ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं। इनके फ़ायदे क्या हैं कि अगर आपके पास किंडल है या आप गूगल बुक्स के थ्रू बुक्स पढ़ते हैं, तो अगर आप कहीं भी जाते हैं, तो आपको इतनी सारी किताबें अपने साथ कैरी नहीं करना पड़ेंगी और आप बड़े आराम से एक किंडल पे बहुत सारी किताबें स्टोर करके या फिर अपने फ़ोन पे या टैब पे बहुत सारी किताबें स्टोर करके अपने साथ ले जा सकते हैं और ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में पढ़ सकते हैं। अगर आपको टाइम ही नहीं है तब उसके लिए आता है ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक्स के भी अपने फ़ायदे हैं और मुझे भी पर्सनली मुझे ई-बुक्स से ज़्यादा ऑडियो बुक्स ठीक लगती हैं। क्यों? क्योंकि कई बार ये होता है कि आप ट्रेन में जा रहे होते हैं या फिर बस में भी जा रहे होते हैं, तो आप अपना टैब या किंडल निकाल के नहीं पढ़ सकते। आप अपने मोबाइल में ईयरफ़ोन लगाइए या ब्लूटूथ से कनेक्ट करिए, कानों में लगाइए और किताब के बारे में सुनिए। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है। क्यों? क्योंकि कई बार जो लोग होते हैं वो विजुअल लर्नर्स की बजाय ऑडियो लर्नर्स होते हैं या फिर वो पढ़ने की बजाय सुन के ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए भी आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को ड्रामा पढ़ के ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं और कुछ लोगों को स्टेज पे ड्रामा देख के ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं या कुछ लोगों को मूवी एडेप्टेशन देख के वो ड्रामा ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं। इसीलिए ई-बुक्स और ऑडियो बुक्स भी एक बहुत अच्छा साधन हो सकती हैं और ऑडियो बुक्स का भी फ़ायदा यही है कि अगर आप अपने घर में कुछ काम कर रहे हैं तो फ़ोन को लगा दीजिए एक कोने में चार्ज पे, उसके साथ ही ब्लूटूथ कनेक्ट करिए अपने कानों में और बर्तन धोइए, पोंछा लगाइए, झाड़ू मारिए, खाना बनाइए, सब करिए और उसके साथ ही साथ ऑडियो बुक से किताबें पढ़ते जाइए और इसकी वजह से आपके कानों में किताब की जानकारी भी जाएगी। आप और इससे ये चीज़ मैंने पर्सनली भी देखी है कि चीज़ें याद रहती हैं। मुझे तो याद रहती हैं, ये मौका आप भी कोशिश कर सकते हैं इस ज़रिए से पढ़ने का या सीखने का। उसके बाद अगला पॉइंट आता है 8वाँ पॉइंट कि आप अपने आस-पास किसी बुक क्लब को या किसी लाइब्रेरी को जॉइन कर लें, जहाँ पे ऐसी किताबें हों। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी लाइब्रेरी को जॉइन कर रहे हैं, तो वो लाइब्रेरी किस प्रकार की किताबों को प्रमोट करते हैं। क्या वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की किताबों को प्रमोट करते हैं या फिर असली में लिटरेचर की किताबों को प्रमोट करते हैं। और अगर आप अभी भी स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, तो आप अपने स्कूल या कॉलेज के लिटरेचर डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी भी चेक कर सकते हैं और वहाँ पे भी आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएँगी।
इसका फ़ायदा क्या है कि वहाँ पे बैठने वाले या आप जिन लोगों से भी वहाँ मिलेंगे बुक्स क्लब में या लाइब्रेरीज़ में, वो आपको बता भी देंगे कि बुक कैसी है, आपको पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, और साथ ही साथ आपको उन किताबों के बारे में डिस्कस करने के लिए भी लोग मिल जाएँगे। तो आप उनसे अपने विचार साझा कर सकते हैं। उन्होंने क्या सीखा वो जान सकते हैं, और आपने क्या सीखा वो भी आप किसी और को बता सकते हैं। तो बुक क्लब्स और लाइब्रेरीज़ जॉइन करने का भी अपना एक अलग फ़ायदा है, और इससे आप कई सारी नई किताबें भी ले सकते हैं जो शायद आपको खरीदनी भी ना पड़े। किसी से आप एक्सचेंज कर लो, मैंने ये किताब पढ़ ली है, तुम ये ले लो और वो वाली किताब मुझे दे दो, मैं ये किताब पढ़ूँगा और तुमको वापस कर दूँगा। बार्टर सिस्टम से आप नई किताबें भी ले सकते हैं। हाँ, अगर आप अपने घर पे लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं तो आप नई किताबें लाइए और स्टोर करिए, वो तो और अच्छी बात है, और दूसरों को फिर पढ़ने का मौका दीजिए। इस वीडियो का आखिरी पॉइंट यह है कि रीडिंग भी, लिटरेचर भी एक प्रकार का मज़ा है, अपने दिमाग को शांत रखने का तरीका है, अपना एक शौक है, और इस शौक को पालने वाले कई शौकीन हैं, और उनमें से एक आप और एक मैं भी हूँ। इसीलिए ये याद रखिए कि जो बाकी पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो सिर्फ टिप्स थे या सजेशंस थे। आप अपने तरीके खुद भी निकालिए, हमारे साथ भी शेयर करिए कमेंट्स में, और ये भी बताइए कि आप कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं, या आप किन बुक्स के बारे में मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं। आई एम ओपन टू ऑल टाइप ऑफ कमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म। चलिए आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, और मिलते हैं अगली वीडियो में।